गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शिवानी सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी एकदम परफेक्ट चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ जानने का कोशिश किया था। और देखिए, मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे आशा करती हूँ डेली कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और आप इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते होंगे और आपको ऑलमोस्ट समझ भी आ जाता होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है, छोटा सा भी कोई डाउट है ना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो वृक्षों के ऊपर चल रहा है कि वृक्ष हमारी जीवन रेखा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नेम है और इसके थर्ड पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग फोर्थ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और फोर्थ पार्ट में हम क्या बात करने वाले हैं, फिर वृक्षों के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वन होता है वो इसमें एक निर्दिष्ट प्रणाली होती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव अगर एक पौधों को नहीं खाता है तो वो क्या करेंगे, उनकी जो संख्या बढ़ती जाती है तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जो धान की फसल होती है किसानों की, तो किसानों की जो धान की फसल होती है ना, वो वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद में उस फसल को बेकार कर देंगे। ठीक है, और एक तरीके से जो इसीलिए वृक्षों की जो इम्पोर्टेंस रोल यहाँ पे वृक्ष प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होगा क्या, शाकाहारी जंतुओं को मारने के लिए यहाँ पे जन्म होता है मांसाहारी जंतुओं का। ठीक है, अब वो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उसको खा जाता है। ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस चलता रहता है, एक दूसरे को उन्हें वो खा जाते हैं। ये श्रृंखला हमें बाहर से नहीं दिखाई देती है, परंतु ऐसा होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीवधारी जो मांसाहारी होते हैं, फिर सर्वाहारी होते हैं, फिर आपका शाकाहारी होता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो पौधों के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। आइए से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे घासों को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। ठीक है, मेंढक को सर्व खा लेते हैं, इसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ पे प्रोसेस चला, कैसे प्रोसेस चला, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। अब मेंढक को सांप खा लेते हैं। अब मेंढक को किसने खाया, सर्प ने खाया। और मिट्टी को किसने खाया, मेंढक ने खाया। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है एक दूसरे को खाने का। तो यहाँ पर हम इसे खाद्य श्रृंखला बोल रहे हैं। जैसे कि कुछ देर पहले भी मैंने बताया आपको कि हम किसे बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी होगी। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। क्या समझ आया होगा, जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि खाद्य श्रृंखला हम किसे बोलते हैं। ठीक है, एक निर्दिष्ट प्रणाली होती है वन में जिसे हम खाद्य श्रृंखला का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको बताया खाद्य श्रृंखला के बारे में कि क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है कि एक दूसरे को खाने का, एक दूसरे को शिकार करने का। शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं मांसाहारी। ठीक है, तो एक किसी न किसी रूप से वो एक तरीके से पौधे पे डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे का शिकार करते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसकी प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे उसको गेन करेंगे और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो एक तरीके से वो यहाँ पे रिलीज़ करते रहते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग इसको भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपघटक। ठीक है, अपघटक का मतलब मैंने आपको बताया और एक बार हम इसे फिर से जानने की कोशिश करेंगे। और मृदा क्या होता है, पोषक तत्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और देखिए, यहाँ पे जो होता है ना, सिंचाई करते हैं लोग, पानी की नीड होती है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ जंगल के आसपास भी यहाँ से नदियाँ निकल रही होती हैं बीच में से, या फिर एक कुछ नाली टाइप का बना देते हैं। और ट्यूबवेल वगैरह भी होता है गाँव में जंगलों में। तो उस तरीके से यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि उससे हम पानी को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी हमारी जो फसल है वो वहाँ पे हो सकती है। ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका आता है ह्यूमस। आखिर हम इसे क्या बोलते हैं, आखिर ये ह्यूमस होता क्या है, इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि मृत पादपों में जंतु ऊतकों को खाते हैं। ठीक है, एक मिनट,
इसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम ह्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ और। आके यहाँ पे एक आपका डायग्राम दे रखा है, इसको जानने की कोशिश करें आके इस डायग्राम में आपको समझाया क्या है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को यहाँ पे समझने की कोशिश करें आके इसमें आपको समझाया क्या गया है। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि पादप ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पादप हुए, उन्होंने ऑक्सीजन को कलेक्ट किया। ठीक है, अब देन ऑक्सीजन को जंतु गेन कर रहे हैं। यहाँ पे जंतु हुए, उन्होंने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया। क्या रिलीज़ किया, यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश करें। जंतु ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी को, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पादप ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रक्रिया को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। पादप ऑक्सीजन को कलेक्ट करा, उसके बाद में ऑक्सीजन ने जंतुओं को, जो ऑक्सीजन है वो जंतुओं ने गेन कर लिया। और क्या हुआ, उसके बाद में जंतुओं ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। बिकॉज उन्हें क्या होता है, उन्हें भोजन का निर्माण करना होता है। आपको ये बात पहले के चैप्टर में भी बताई गई थी कि प्रकाश वो क्या होता है, भोजन का निर्माण कैसे करते हैं पादप, वो स्वयंपोषी होते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको प्रोसेस समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अब है यहाँ पे अपघटक। आखिर अपघटक क्या होता है, तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पादप और जंतुओं के जो मृत शरीर होता है, ठीक है, ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव। ठीक है, आप इसे यहाँ पे जानने की कोशिश करें। पादपों और जंतुओं में मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिसे हम एक तरीके से आँखों से नहीं देख पाते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छे से ऊपर, ये तो आपको हो गया अपघटक। ये अपघटक हम किसे बोलते हैं, ये अपघटक की आपकी डेफिनेशन हो गई। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमने आपको एक कभी बात बताई थी, कौन सी बताई थी, ह्यूमस के बारे में बताई थी यहाँ पे। तो ये तो आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जाना कि ह्यूमस होता क्या है। अब ये करता कौन है, तो गाइस यहाँ पे करता कौन है, ये एक सूक्ष्म जीव होता है। कौन होता है, सूक्ष्म जीव होता है, और सूक्ष्म जीव ही से करते हैं। ये एक जो सूक्ष्म जीव हुए, ये एक आपका जीव वो वाले जीव होते हैं जिनमें हम खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देखेंगे। उन्हें एक हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। बहुत इजीली देखा जा सकता है, लेकिन खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, आप इसे काफ़ी ध्यान से देखें और काफ़ी अच्छे से सुनने की कोशिश करें। वन टाइम नहीं समझ आता है तो आप इसे सेकंड टाइम देखें। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप लोग डेली क्लास अटेंड नहीं करते हैं कुछ लोग। आपको क्या करना है, क्लास को डेली अटेंड करना है। देखिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं यूपीएससी में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो एनसीईआरटी मेरी थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप कोई भी देखेंगे, आप किसी का इंटरव्यू देखेंगे या फिर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, तो आप उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी से रिलेट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, कुछ लोग अभी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 19 मई को बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसमें भी आप देखेंगे बीएड की बुक को, तो जो कला वर्ग वाली बीएड की बुक है, जो लोग बीए करने के बाद में डायरेक्ट बीएड करते हैं, तो उसमें आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटी वगैरह आता है। तो ये आपका कुछ एनसीईआरटी से ही रिलेट करके सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। अगर आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना,
आप क्लास डेली अटेंड करेंगे और रेगुलर आपने क्लास करी और आपने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को इजीली ना लेके आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें, रेगुलर आप क्लास लीजिए, कोई भी डाउट आ जाए तो आप टीचर को बताइए, लेकिन आप ऐसे क्लास से लीव वगैरह मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाद में फील होगा कि हाँ हमें क्लास ले लेनी चाहिए थी। अभी टाइम नहीं वेस्ट हुआ है, अभी भी आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी क्लासेस नहीं हुई हैं, फिर वीडियोस बढ़ती जाएंगी, फिर आप एक साथ देख नहीं पाएंगे और देख नहीं पाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करके आएंगे। इसीलिए आपको एनसीईआरटी को इजीली नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से कोशिका होती है ना कि बॉडी में जो शेल्स होती है, तो एक एक जो शेल होती है उससे जुड़ के हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेकंड एनसीईआरटी, थर्ड, 6 to 12 पढ़ेंगे, तब जाके आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। उसके बाद से ही आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सामान उठा सकते हैं। लाइक ऐसा कि आपकी बॉडी किससे तैयार हुई, एक एक कोशिका से मिलके आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब बॉडी का स्ट्रक्चर बना तभी तो आप किसी भी वर्क को कर पा रहे हैं। अगर बॉडी का स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं होगा तो आप किसी भी वर्क को कैसे करेंगे। आपको एक्सरसाइज करना है, वो कब करना है, आपको कोई सामान उठा के बाहर लेके जाना है, तो आप कब उठा पाएंगे, तब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर कब बनेगा, तब आप की जो सेल्स करके एक एक सेल करके वो जुड़ेगी कड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी बॉडी से वर्क कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका स्टडी का होता है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे 6 to 12, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से आप स्टैंडर्ड बुक को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप वर्ड इसमें पढ़ते हैं ना कि ह्यूमस हो गया, वो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड बुक में आता है। ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी और आप इसे करनी होगी, क्योंकि यही टाइम है आपके पास खुद को प्रूव करने का कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अगर टाइम निकल गया ना तो फिर आप अफसोस ही करेंगे बैठ के कि हाँ मेरे को क्लास ले लेनी चाहिए थी। इसीलिए आपको अफसोस नहीं करना है। आपको इस टाइम आप गलती करके मत सीखिए, आप दूसरों की गलती को देख के उसको बेटर करें, अपने काम को बेटर करें। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। आई एम सो सॉरी मैंने आपका 2 मिनट वेस्ट कर दिया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा और आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।